नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता को अपराधी नहीं बल्कि विकास की ब्यार बहाने वाली सरकार की जरूरत है, जिस पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन फिट हो बैठता है। सीएम योगी ने बिहार के मोतिहारी में राजग प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार ने पहले चरण के मतदान में ही यह संकेत दे दिया है कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है। बिहार में अपराधी नहीं विकास की सरकार चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता, सुरक्षा और सुशासन दिया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़कों का जाल है, रेल, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे और मेट्रो जैसी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि निवेश वहीं आता है जहां सुरक्षा होती है। बिहार में अपराधी नहीं विकास की सरकार चाहिए। यूपी में अब अपराधी पस्त हैं और नौजवान मस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को भी अपराधियों से मुक्त रखकर सुशासन की राह पर आगे बढ़ाना है। मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस चलाती करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे मंदिर वहीं। और देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। क्या एक कांग्रेस, आरजेडी या समाजवादी पार्टी भगवान राम के मंदिर के निर्माण को रोक पाई है क्या? आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और देखो, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अयोध्या में अब बन गया है। वहां पे जो भी यात्री जाता है, यात्री विश्रामालय में रुकता है तो यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर है। वहां पर जो भी प्रसाद मिलता है वह प्रसाद माता सबरी रसोई में बनता है। लखनऊ में पकड़ी गई कोडीन युक्त कफ सिरप की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई। वहां से सीमावर्ती जिलों और बिहार के रास्ते नेपाल भेजी गई। पश्चिम बंगाल के जरिए बांग्लादेश तक दवाओं की आपूर्ति हुई है। इसके पुख्ता सबूत मिलने के बाद कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विभाग की जांच में यह पता चला है कि लखनऊ फर्म अर्पिक फार्मास्यूटिकल और इदिका लाइफ साइंसेज ने कोडीन युक्त सिरप अवैध बिल के जरिए तमाम फर्मों तक पहुंचाया। इसमें कुछ फर्म अवैध रूप से चल रही हैं तो कुछ का अस्तित्व ही नहीं है। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि इस कंपनी ने दवाओं की बिक्री उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में भी की है। आपूर्ति संबंधी बिल के सत्यापन के लिए कंपनी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं दिया गया और पहले भी इस कंपनी के खिलाफ कोडीन युक्त सिरप का नशे के रूप में बेचने के मामले सामने आ चुके हैं। जांच में पता चला कि यह सिरप नशे के लिए ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। इसका संकेत गिरोह है और इसे औषधि के रूप में प्रयोग करने की बजाय नशे के रूप में भेजा जा रहा है। अब तक 115 नमूने जांच के लिए भेजे गए और 16 एफआईआर दर्ज कर 8 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 मेडिकल स्टोर्स पर कोडीन युक्त सिरप और नारकोटिक औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यूपीएसटीएफ ने धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के लिए विदेश से 11 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देने के आरोप में दिल्ली निवासी फरहान नबी सिद्दीकी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। वह भड़काऊ सामग्री वाली किताबों का प्रकाशन भी करता है और फंडिंग जुटाने वाली कंपनी इस्तानबुल इंटरनेशनल कंपनी का सह निदेशक है और इस रकम से यूपी के अमरोहा और पंजाब में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए जमीनों को खरीदा गया था। एटीएस के मुताबिक फरहान अपने साथी नासिर तोरबा के साथ मिलकर कई कंपनियों को संचालन करता है और वह ग्रेटर नोएडा में भड़काऊ सामग्री वाली किताबों का प्रकाशन करने के साथ
उन्हें वितरित भी करा रहा था। वहीं तुर्की और जर्मनी से तमाम लोग आते थे जिनकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी जाती थी और इसकी कंपनियों में विदेशों से हवाला और अन्य माध्यम से पैसे मंगवाए जा रहे थे। दोनों अपने कई सहयोगियों के साथ कई कंपनियों का संचालन कर रहे थे। वहीं ग्रेटर नोएडा के कासना में हकीकत प्रिंटिंग पब्लिकेशन का इस्तेमाल धार्मिक और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता फैलाने वाली किताबों का प्रकाशन करने में कर रहे थे। अवैध रूप से भारत आने वाले बांग्लादेशियों को फरहान नबी सिद्दीकी शरण दे रहा था और उसके पास से 2 मोबाइल, 3 लैपटॉप, हिंदी, उर्दू, अरबी, बांग्ला भाषा में प्रकाशित 12 किताबें बरामद की गई हैं। एटीएस ने इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया है। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई है। धमकी भरा कॉल उसके करीबी प्रवीण शास्त्री के मोबाइल पर आया। उन्होंने इस संबंध में रामगढ़ ताल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक प्रवीण शास्त्री को एक कॉल आया जिसमें खुद को बिहार से बोलने वाला व्यक्ति बताते हुए कॉलर ने कहा कि इस बार मोदी योगी सब चले जाएंगे, तुम्हें भी जान से मार दूंगा, रवि किशन भी नहीं बचा पाएंगे। कॉल के बाद प्रवीण शास्त्री को व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश भी मिले और एक मैसेज में सांसद रवि किशन, विधायक प्रदीप शुक्ला और प्रवीण शास्त्री की फोटो पर क्रॉस का निशान बनाकर भेजा गया था। कथावाचक और सांसद के करीबी प्रवीण शास्त्री ने बातचीत का वीडियो और चैट रिकॉर्ड पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल रामगढ़ ताल पुलिस थाना इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ ने बताया कि साइबर टीम के जरिए कॉल और व्हाट्सएप चैट की जांच कराई जा रही है। जल्दी कॉलर की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अब दोबारा मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक और पति की हत्या का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि जिले में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे यहां की कानून व्यवस्था और सामाजिक हालात पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में अंजलि नाम की महिला द्वारा पति की हत्या का मामला सामने आया था और अब काजल नाम की महिला ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। रोहटा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव के रहने वाले अनिल की शादी 8 साल पहले काजल से हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इसी बीच काजल का गांव के ही युवक आकाश से प्रेम संबंध शुरू हो गया और गांव में यह बात फैल गई। पंचायत भी हुई, लेकिन बदनामी के डर से अनिल के परिवार ने मामला दबा दिया और 26 अक्टूबर को अनिल गायब हो गया। उसके भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। 5 नवंबर को अनिल के भाई ने पुलिस को नई शिकायत दी जिसमें उसने काजल, उसके प्रेमी आकाश और उसके दोस्त बादल पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं अब पुलिस की जांच में सच सामने आ गया है। काजल और आकाश ने मिलकर इस पूरी योजना को अंजाम दिया। आकाश ने काजल को नशे वाली गोलियां दी और काजल ने ये गोलियां अनिल को खिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया और इसके बाद काजल, आकाश और बादल उसे बाइक से गंगा नहर पोल ले गए और वहां पर तीनों ने मिलकर अनिल को अधमरी हालत में गंगा नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने काजल, उसके प्रेमी आकाश और साथी बादल को गिरफ्तार कर लिया है। 26 अक्टूबर 2025 को थाना रोहटा में गुमशुदगी की तहरीर प्रस्तुत की गई थी, जिसमें थाना रोहटा पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। ये तहरीर अजय ने अपने भाई के लिए, अनिल के लिए दी थी। इसमें पुनः 5 नवंबर को एक तहरीर प्रस्तुत की गई अनिल द्वारा, जिसमें उसने आशंका जताई काजल, आकाश और बादल पर इन्होंने इसके भाई अनिल को अगवा कर लिया गया है और इसकी हत्या के लिए ये अगवा किया गया है। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया व थाना रोहटा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। इसके लिए 3 टीमों का गठन किया गया था और सफल अनावरण करते हुए आज 7 नवंबर 2025 को इसमें तीनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला है कि 26/25 की रात को काजल, आकाश और बादल ने ये षड्यंत्र रचा था कि अनिल को उन लोगों ने घर से नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा किया था। वह सिवाल खास में गंग नहर पर वहाँ पर उसको फेंक दिया था उन तीनों ने। इसमें जो काजल है, जो अनिल की पत्नी है, उसका आकाश के साथ पहले से ही 2 साल लगभग पूर्व से ही रिलेशन चला आ रहा है। इसी के चलते ये घटना कारित की गई है। इसमें अनिल की रिकवरी के लिए फ्लड पीएसी, एसडीआरएफ व गोताखोरों की टीम भी लगाई गई है, और उसमें सफल उसका बॉडी का उसको रिकवर भी कर लिया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 13 नवंबर को बरेली आएंगे। पार्टी कार्यालय से कार्यक्रम जारी होने के बाद शहर में सियासी हलचल बढ़ने लगी है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक 13 नवंबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव बरेली एयरपोर्ट आएंगे। यहां से सुबह 11:45 पर नैनीताल रोड स्थित होटल में पहुंचकर विधायक अताउर रहमान की बेटी के वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उनके और भी कई कार्यक्रम होंगे। आयोजन में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सियासी नब्ज टटोलेंगे। बीते दिनों शहर में हुए बवाल के बाद कार्रवाई, लाठीचार्ज के पीड़ितों के बारे में भी पूछताछ करेंगे। साथ ही आगामी चुनाव की तैयारियां, हाल ही में जारी प्रवक्ता सूची में शामिल पदाधिकारियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। कार्यक्रम जारी होते ही पार्टी पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले माह रामपुर जाने के दौरान सपा मुखिया बरेली एयरपोर्ट पर करीब आधे घंटे ठहरे थे और तब उन्होंने जल्द ही बरेली आने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिस महिला को पुलिस और परिजन दहेज हत्या का शिकार बता चुके थे, वह दरअसल जिंदा मिली है। पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया है। इस खुलासे के बाद पूरा मामला उलट गया। दरअसल जिस विवाहिता रुचि को मृत बताया जा रहा था, वह अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ दूसरी शादी का सुखपूर्व रह रही थी, जबकि उसके पति, सास और 4 ससुराल वालों पर दहेज हत्या और शव गायब करने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने जांच शुरू की और उन्होंने सर्विलांस टीम की मदद से रुचि का मोबाइल ट्रेस करवाया और लोकेशन से पता चला कि रुचि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और वहां अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ रह रही है। उसके बाद पुलिस की एक टीम ग्वालियर पहुंची और 7 अक्टूबर को रुचि को उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया गया। उसे गाजीपुर वापस ले जाया गया। पुलिस पूछताछ में रुचि ने बताया कि वह 10वीं कक्षा से ही रेवई गांव के गजेंद्र यादव से प्यार करती थी। उसकी शादी मजबूरी में राजेंद्र यादव से कर दी गई थी और शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी को नहीं भूल पाई और घर से भागकर गजेंद्र से दूसरी शादी कर ली। रुचि ने कहा कि वह ग्वालियर में गजेंद्र की पत्नी बनकर रह रही थी और खुश थी। सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि जांच में दहेज हत्या और शव गायब करने के सारे आरोप पूरी तरह से झूठे निकले और पुलिस झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। रुचि का मेडिकल करवाकर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। अम्बेडकर नगर जिले के जैतपुर क्षेत्र के तिगरा गांव में 24 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर राजकमल उर्फ बंटी यादव के नाक के सटाकर गोली मारकर दी गई। उसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। 32 बोर की गोली राजकमल के सिर के ऊपरी हिस्से में फंसी थी, जिसे डॉक्टरों की टीम ने बाहर निकाला। राजकमल की मां तारा देवी ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर बेटे की हत्या की गई। उन्होंने आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की है। पोस्टमार्टम के बाद राजकमल का शव पैतृक आवास अहरोला थाना क्षेत्र के हंसापुर खुर्द पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था और सूचना पर थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उच्च अधिकारी और तहसीलदार बूढ़नपुर शैलेंद्र कुमार को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के आश्वासन पर रात करीब 8:30 बजे परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार तमसा घाट पर किया और वहीं पुलिस मामले की जांच करने का दावा कर रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।